फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन बुक टॉक्स विद धनीश। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जब अभिमन्यु युग के कमरे में एंटर हो जाता है तो उस रूम का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और वो ये देखता है कि सब सामान धीरे धीरे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ये सुनते हैं कि जब अमोदिता को साफ सफाई करते टाइम उसके घर में युग का मोबाइल मिलता है तो कैसे रजनी उसे ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए फोर्स कर देती है क्योंकि उनको युग का बाल चाहिए होता है ताकि उस पर काला जादू कर सके। और हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि राई के दानों के क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। और लास्ट में हम ये सुनते हैं कि जब युग अभिमन्यु से पूछता है कि उसके साथ कल रात आखिर क्या हुआ था, उसकी शर्ट की बटनें कैसे खुली हुई मिली और तो और उसके सीने पे नाखूनों से खरोचने के निशान कैसे आए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअली हुआ होगा युग के साथ, वो भी कृष्णा नदी पर? क्या वाकई में यक्षिनी ने कुछ कर तो नहीं दिया? तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए चलिए हमारे साथ उसी दौर में जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं हमारा 22nd चैप्टर ऑफ यक्षिनी एक रास। चैप्टर 22 अमोदिता और यक्षिनी। युग अपने सिर खुजाते हुए अभिमन्यु से पूछता है, उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मतलब यह कि कई कल रात यक्षिनी ने तेरे साथ वो काम तो नहीं किया? कौन सा काम? वही काम जो एक पति पत्नी रात के वक्त करते हैं। देख, तेरी शर्ट की बटनें खुली हुई थी और तेरे सीने पर खरोच के निशान भी थे। युग अभिमन्यु पर भिन्नाते हुए कहता है, अभिमन्यु, तू पागल हो रहा है क्या? कैसी बातें कर रहा है? जरा कुछ सेंस वाली बातें तो किया कर। अभिमन्यु अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, यार, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मुझे तेरे हुलिये से समझ में आ रहा है। अभिमन्यु, अभी थोड़ी देर पहले तू ही कह रहा था ना कि यक्षिनी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर नहीं गई है, वो कल रात यहीं पर थी, इसी कमरे में। तूने ये अपने इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक भी किया था ना? अगर कल रात यक्षिनी यहाँ पर थी तो वो मेरे साथ सेक्स कैसे कर सकती है? क्योंकि मैंने अपने डिवाइस का यूज तेरे यहाँ पर आने के बाद किया था। हो सकता है वो तेरे साथ वापस आ गई हो। नहीं तो फिर तू ही बता, तेरे सीने पर ये खरोच के निशान कैसे आए? मुझे नहीं पता मेरे सीने पर ये निशान कैसे आए, पर देख, मैं तुझे बता देता हूँ। सेक्स करने के बाद जो कमजोरी फील होती है ना, मुझे वो भी नहीं हो रही। एक और बात, मान ले चल कि रात में मैं यक्षिनी के साथ था और उसने मेरे साथ सेक्स भी किया, तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं? अभिमन्यु धीरे से कहता है, क्योंकि कल रात पूर्णिमा या अमावस्या नहीं थी। यक्षिनी पूर्णिमा या अमावस्या की रात को मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है। हो सकता है उसने बस तेरे साथ सेक्स किया हो, तुझे अपना शिकार बाद में बनाए। तू पागल है क्या यार? पता नहीं तेरे दिमाग को क्या हो गया है, कुछ भी सोच रहा है तू आजकल। ये तो वही बात हो गई कि मंगलवार के दिन यक्षिनी चिकन नहीं खाती। इतना कहकर युग हंसने लग जाता है। पर यार सुन तो। युग बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है,
पर वर मुझे कुछ नहीं सुनना। और वैसे भी जो लड़की मुझे कल रात मिली थी, मुझे नहीं लगता इतनी खूबसूरत लड़की यक्षिणी हो सकती है। अभिमन्यु फुसफुसाते हुए कहता है, खूबसूरत लड़की ही तो यक्षिणी होती है। क्या बोला तूने? अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है। कुछ नहीं। युग अभिमन्यु के चेहरे की ये उदासी पढ़ लेता है और उसे समझाते हुए कहता है, देख अभिमन्यु, मैं ये नहीं कह रहा कि तू पूरी तरह गलत है। कुछ भी हो सकता है। सच तो यह है कि मुझे भी नहीं पता मेरे साथ कल रात क्या हुआ था। पर अभी हमारा सबसे ज्यादा जरूरी यह पता लगाना है कि यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हुई है या नहीं, और यदि हुई है तो वो अभी कहां पर है। तो फिर क्या करे? क्या करे मतलब? ये बता, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट तू है या फिर मैं? अरे हाँ, मैं ही तो हूँ। मैं तो भूल ही गया था। ऐसे भूल मत यार, हमारे पास अब बस 4 दिन ही बचे हुए हैं। 4 दिन बाद पूर्णिमा है। यदि उससे पहले हमने यक्षिणी का पता नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, पर उस काम को हम रात में ही अंजाम दे सकते हैं। तो ठीक है, फिर रात में शुरू करते हैं। अभिमन्यु और युग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों को दरवाजा हिलने की आवाज सुनाई देती है। जब उन दोनों की नजर दरवाजे पर पड़ती है तो उनकी जान हलक में आ जाती है। दरवाजे पर कायर और कछुआ खड़े हुए थे। वह दोनों मन ही मन सोचकर यह घबराने लग जाते हैं कि कहीं इन दोनों ने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। कायर कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, और भाई क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम दोनों? युग और अभिमन्यु घबराते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब इन दोनों को क्या जवाब दे। कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, कहीं तुम दोनों आज रात भी कोई कार्यक्रम की तैयारी तो नहीं कर रहे? कल रात तो मजा ही आ गया था पीने में। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाता है और बहाना बनाते हुए कहता है, अरे नहीं कछुए, तुझे पीने के सिवा कुछ और भी दिखता है या नहीं? वो हम दोनों तो युग के स्टार्टअप पर डिस्कशन कर रहे थे। कल रात तो नहीं कर पाए, तो आज ही करेंगे। अब जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट भी तो करना है ना। कछुआ धीरे से कहता है, अरे अच्छा है ये, मुझे तो लगा कार्यक्रम। अभिमन्यु बीच में ही टोकते हुए कहता है, आज रात कार्यक्रम करने की सोचना भी मत। हमें जरूरी काम करना है। मैंने अभी तुझे बताया ना। कछुआ नीचे सिर करते हुए कहता है, हाँ समझ गया। कायर युग को घूरते हुए कहता है, यार युग, वैसे मैं पूछना भूल गया। ये बता, कल रात तू बेहोश कैसे हो गया था? और तेरे बड़े पापा के साथ किस बात पर झगड़ा हो गया था कि तुझे रात में ही नदी पार करके यहाँ पर आना पड़ा? युग कायर के सवालों का कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लग जाता है। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে তোমার मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी
जिंदा रहेगी ओके फना आमी जे तुम्हार। कछुआ हंसते हुए कहता है, ही लो आ गया बिंदु रानी का फोन शायर साहब को। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? उठा उठा, शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या? हाँ, उठा रहा हूँ। तू मुंह बंद रखेगा अपना थोड़ी देर? कछुआ चुप हो जाता है। हाँ बिंदु, बोलो। अच्छा, ठीक है। अरे हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, सीधे दुकान पर ही आता हूँ, बस 10 मिनट। निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर कायर फोन कट कर देता है। कायर के फोन रखते ही युग हैरानी के साथ कायर से पूछता है, क्या हुआ? क्या बोल रही थी बिंदु? यार, वो दुकान का सिलेंडर खत्म हो गया, बस वही भरवाने ले जाना है। अच्छा। कायर वहां से निकलते हुए कहता है, चल कछुए, तू भी चल। क्या कहा? मैं भी चलूं? पर बिंदु ने तो तुझे बुलाया है। हाँ, पर सिलेंडर पकड़कर पीछे बैठने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब बिंदु बेचारी पकड़ पाएगी क्या? वाह, बिंदु बेचारी और मैं? चल ना यार, अब नाटक मत कर ज्यादा। चल, रास्ते में तुझे नाश्ता पानी भी करवा दूंगा। कछुआ खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात, चल अब। इतना कहकर कछुआ और कायर वहां से निकलने लग जाते हैं। तभी अभिमन्यु उन दोनों को टोकते हुए कहता है, अरे रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी थोड़ा काम है। युग हैरानी के साथ कहता है, अब तू भी जा रहा है? हाँ यार, पर तू फिक्र मत कर, मैं रात को आता हूँ ना। चल ठीक है, पर रात को वक्त पर आ जाना, देर मत करना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। कायर, कछुआ और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद युग ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे में कुंडी लगाता है और अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाता है।
इस तरफ अमोदिता डरते डरते अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। अमोदिता के पैर कपकपाए जा रहे थे, पर युग को पाने की चाहत उसे ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ खींचे जा रही थी। अमोदिता खुद से बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। वो यक्षिणी हुई तो क्या हुआ, मैं भी सौदाइन हूँ। माँ ने मुझे भी मंत्र दिया है उस यक्षिणी से निपटने के लिए। मैं उससे नहीं डरती। मैं युग जी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। युग जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी, पाकर ही रहूंगी। यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ते जा रही थी और कुछ ही देर में वो ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगा हुआ था। अमोदिता कोठी का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, युग जी, युग जी, सुनिए, हम आपका मोबाइल लाए हैं। आप अंदर ही है ना? कोई जवाब नहीं आता। युग जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। हम हैं अमोदिता, हम इंतजार कर रहे हैं आपका बाहर। अमोदिता 4-5 बार युग को आवाज लगाती है, पर वॉशरूम में होने के कारण युग दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? वो अंदर है भी या नहीं? कहीं यक्षिनी के डर के मारे वो कहीं चले तो नहीं गए ना? या फिर यक्षिनी ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? ऐसे ही न जाने कितने अनाप शनाप ख्याल अमोदिता के मन में आ रहे थे। अमोदिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई देती है। अमोदिता खुद से कहती है, लगता है युग जी की नींद खुल गई और उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली, तभी झट से दरवाजा खोल दिया। इतना कहकर अमोदिता दरवाजे को धीरे से धक्का मार देती है। दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो अमोदिता शॉक्ड हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हॉल के अंदर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है। उसने सोचा था कि दरवाजे पर जरूर युग खड़ा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। अमोदिता अपने मन को तसल्ली देने के लिए खुद से कहने लगती है, लगता है दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, बस मुझे ही लग रहा था कि ये बंद है। भला अपने आप दरवाजा कैसे खुलेगा? मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। इतना कहकर अमोदिता युग को आवाज लगाने लग जाती है, युग जी, युग जी, कहाँ पर है? कोई जवाब नहीं आता। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। अब अमोदिता के अंदर का डर बढ़ने लग गया था। अमोदिता फिर युग को आवाज लगाती है, युग जी, कहाँ पर है आप? कुछ तो बोलिए। सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। अमोदिता को लगने लगता है कि युग ऊपर वाले कमरे में है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता युग को आवाज लगाते हुए सीढ़ियां चढ़ते जा रही थी। युग जी, युग जी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? आवाज लगाते लगाते अमोदिता रूम नंबर 666 के सामने आकर रुक जाती है। जब उसकी नजर उस दरवाजे पर लगे ताबीजों पर पड़ती है तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो पसीने से तर हो जाती है। वह डरते हुए कहती है, ये तो
वही कमरा है जिसके बारे में पापा उस दिन बात कर रहे थे। इसी के अंदर तो वो यक्षिनी कैद है। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि कमरे के अंदर से फिर कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर अमोदिता डर जाती है। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लग जाते हैं। वो देखती है कि रूम नंबर 666 के बगल में जो रूम था उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो भागते हुए उस कमरे के अंदर घुस जाती है। वो हाफने लग जाती है। अमोदिता कमरे के अंदर पहुंचकर लंबी लंबी सांसें ले ही रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे के अंदर रखे सामान पर पड़ती है। वो देखती है कि बेड के ऊपर एक शर्ट और लोअर रखी हुई थी और बेड के पास ही सूटकेस रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि जरूर यह युग का ही होगा। आखिर यह नया सूटकेस उसी का तो हो सकता था। अमोदिता सोचने लग जाती है, ये कपड़े युग जी की है। सबके बाल झड़ते हैं, चाहे फिर वो मर्द हो या स्त्री। हो सकता है कि मुझे युग जी के बाल उनके कपड़ों में मिल जाए। यही सोचकर अमोदिता युग की शर्ट उठाने लग जाती है। वो जैसे ही युग की शर्ट उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसको लगता है कि किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने की तो कोशिश कर रही थी, पर नहीं बढ़ा पा रही थी। अमोदिता अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड पकड़ते हुए कहती है, ये क्या? ये मेरे हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये हो क्या रहा है? अमोदिता ने अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी, पर वो शर्ट को नहीं छू पा रही थी। अगले ही पल उसके मन में यक्षिनी का ख्याल आता है और वो कहती है, कहीं ये सब यक्षिनी तो नहीं कर रही? हाँ, मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो, पर मैं तुमसे नहीं डरती। युग जी मेरे हैं और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं एक सौदाइन हूँ। सौदाइन, समझी तुम? इतना कहकर अमोदिता अपने राइट हैंड की मुट्ठी खोलती है जिसके अंदर राई के 5 दाने रखे हुए थे। अमोदिता वो मंत्र याद करने लग जाती है जो उसकी माँ ने उसे बताया था। क्या था वो मंत्र? क्या था? हाँ, याद आया। ओम हेम हीम श्री हीम हूम है। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिनी पटना मारी मोहमारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसा कदिकम खनेन हन हन भजन भजन। इसके आगे क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ओ माँ, क्या था इसके आगे? अमोदिता आगे का मंत्र भूल गई थी। वो आगे का मंत्र याद करने की बहुत कोशिश करती है, पर नहीं कर पा रही थी। कोई अमोदिता का हाथ और कसकर दबाने लग गया था। क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद आ जा, क्या है वो मंत्र? अमोदिता आगे का मंत्र याद कर रही थी कि तभी अचानक से उसके हाथों से 5 राई के दाने छूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। अमोदिता की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो चुप हो जाती है। जैसे ही उसके हाथ से राई के दाने छूटते हैं, उसको किसी ने उसकी कमर से पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया हो। अमोदिता बेड पर से उठने की बहुत कोशिश कर रही थी,
पर नहीं उठ पा रही थी। अमोदिता अपने हाथ पैर फड़फड़ाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अगले ही पल अमोदिता को महसूस होता है कि कोई उसके वक्ष को छू रहा है, कोई उसे अपने हाथों से सहला रहा है। अमोदिता डरते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ यक्षिनी? मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। तुम तो मर्दों के साथ वो सब करती हो ना, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? देखो, छोड़ दो मुझे। अमोदिता को अपने तन बदन में एक अजीब सा स्पर्श महसूस होने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बदन को छू रहा हो, उस पर किस कर रहा हो, उसके शरीर के रोम रोम को दबा रहा हो। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यक्षिनी एक औरत के साथ भी ऐसा कुछ कर सकती थी। अमोदिता मन ही मन घबराते हुए कहती है, आज तो मैं गई, ये यक्षिनी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिनी की कहानी। यक्षिनी एक आग है, यक्षिनी